नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 में आए हुए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विल्सन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिर क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण जो अवस्था बनती है उसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है ध्यान पर, मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर या फिर वास्तविकता पर। तो दोस्तों बच्चे का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो उसकी मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना, स्मृति, चिंतन या फिर प्रेरणा। तो दोस्तों अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीखना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था दोस्तों बिल्ली पर, चूहों पर, वनमानुषों पर या फिर कुत्तों पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों, कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किया था वनमानुषों पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि, आकार, अवधि या फिर नवीनता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, रुचि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था। इस खाली स्थान को भरना है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? बैलक, मरे, साइमंड, होल्ट्जमैन। तो दोस्तों इसका जो विकास किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, मरे द्वारा। स्टैट में दोस्तों क्या होता है? इसमें 31 कार्ड होते हैं दोस्तों, जिसमें से 30 कार्ड पे जो है चित्र बने होते हैं और एक कार्ड जो है वो सादा होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, विषय केंद्रित शिक्षा या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों विकास के सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वो हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीकरण का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है दोस्तों, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान हमें बताना है पृथक्करण, सामान्यीकरण, विभेदीकरण या फिर प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण सही आंसर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों खाली स्थान दिया है, उसके बाद दिया है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है दोस्तों?
समदृष्टि, शिक्षण, प्रेरणा या फिर सहानुभूति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दोस्तों खाली स्थान में भरना है द्वारा दिया गया था। कोहलर द्वारा या फिर थार्नडाइक द्वारा या फिर टॉलमैन द्वारा या फिर बंडूरा द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट बंडूरा। ये जो दिया गया था ये अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता दोस्तों पेपर में ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस प्रश्न में ये पूछता है कि है या किस में नहीं पूछता है कि नहीं है। तो इस पर विशेष बल देना है दोस्तों और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वरना आपका एक नंबर जो है वो चला जाएगा दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं पहचान विधि, पुनः सीखना विधि, प्रत्याह्वान विधि या फिर तार्किक विधि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी तार्किक विधि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं प्रकाश, ध्वनि, गंध, उद्दीपक वस्तु, प्रविधि, रुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा है रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। अवधान के जो आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर सी रुचि, लक्ष्य और अभिवृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या होंगे दोस्तों? अध्ययन में उच्च होंगे, विश्लेषण करने में उच्च होंगे या फिर सृजनशीलता में उच्च होंगे या फिर अच्छे अंक प्राप्त करने में उच्च होंगे। दोस्तों इसमें से क्या आवश्यक नहीं है पूछा है। नहीं और हाँ का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम में फिर से खाली स्थान दिया है दोस्तों। यहाँ पर अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम दोस्तों किसने दिया? वाटसन, स्किनर, थार्नडाइक या फिर पावलोव। तो दोस्तों प्रभाव का जो नियम दिया गया है वो दिया गया है थार्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें अभिव्यक्तियों स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। रेखाचित्र, आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृत या फिर संचयी आवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है स्तंभाकृति। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी स्तंभों द्वारा दर्शाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभाकृति। ऐसे आपने ग्राफ देखा होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सही जवाब है वो है पूर्व पारंपरिक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। बुद्धि का अधिकतम विकास जो होता है वो
किशोरा अवस्था में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। दोस्तों यहाँ फ्राय है हो गया है, यहाँ पे फ्रायड होगा दोस्तों। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण खाली स्थान में होता है, इदम में, अहम में, पारिस्थितियों, पराहम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पराहम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्परता का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है ये हमें बताना है दोस्तों। सेल्डन, क्रेचनर, युंग या फिर स्प्रेंजर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, युंग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन? नहीं दोस्तों, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ये भी नहीं दोस्तों। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन या फिर केवल शैशवावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं दोस्तों? ये दोस्तों किस विधि के सोपान हैं? तो आगमन विधि, निगमन विधि, बहिर्दर्शन विधि या फिर अंतर्दर्शन विधि दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहारवादी किसने कहा है? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। दोस्तों ये कथन है, ये किसने कहा है? मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। न्यूमैन, वॉटसन, फ्रीमैन, होल्जिंगर। तो ये कथन जो है ये कहा है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, वॉटसन द्वारा कहा गया है दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान आकर्षित होने में दोस्तों किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की उपादेयता की या फिर उद्दीपन की तीव्रता की या फिर उद्दीपन की विश्वसनीयता की या फिर उद्दीपन की सक्रियता की। तो दोस्तों ध्यान आकर्षित करने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है उद्दीपन की तीव्रता का होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है? सीखने में पठार, सीखने की विधियाँ, सीखने में रुचि, सीखने में स्थानांतरण। तो दोस्तों एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में अर्जित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रायड के अनुसार इनमें से बताना है फ्रायड के अनुसार कौन सा सही है। विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है।
ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार जो सबसे सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है दोस्तों? SOR ये किसने प्रस्तावित किया है? कोहलर ने, वाटसन ने, कोफका ने या फिर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। गेस्टाल्टवादियों ने इसको प्रस्तावित किया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है? अनुपात मापनी, नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी या फिर अंतराल मापनी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुपात मापनी। दोस्तों आज की क्लास का समापन यहीं पर होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास से मैं आरपी सिंह आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलूँगा अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।